Hello students, in this video we will revise the second chapter of economics, people as resource. People as a resource is an effort to explain population as an asset for an economy rather than a liability. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम ये पढ़ेंगे कि लोगों को रिसोर्स क्यों कहा गया है। ये हमें ये मदद करेगा समझने में कि अगर हम अपनी पॉपुलेशन को कह रहे हैं वो रिसोर्स है, तो मतलब वो हमारे देश का एक एसेट है और वो लायबिलिटी नहीं है। एसेट का मतलब वो हमारे फ़ायदे की चीज़ है और लायबिलिटी का मतलब हमारा मतलब होता है बोझ। तो पॉपुलेशन किस तरीके से एसेट की तरह यूज़ की जा सकती है, और कोई भी इकोनॉमी जो है वो अपनी पॉपुलेशन को एसेट की तरह यूज़ करे और वो अपनी पॉपुलेशन उसकी लायबिलिटी ना बने, तब हम उसे कह सकते हैं कि पीपल क्या है, रिसोर्स हैं। Population become human capital when there is an investment made in the form of education, training, medical care. पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो ह्यूमन कैपिटल में तब बदल सकती है जब हम उसके ऊपर खर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ। और वो खर्चा कैसा होना चाहिए, जैसे उसकी पढ़ाई पर, ट्रेनिंग पर, उसकी अच्छी स्वास्थ्य के ऊपर। ह्यूमन कैपिटल इज़ अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयड इन दैम। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये एक तरीके का स्टॉक होता है, किस चीज़ का, स्किल, कौशल का और नॉलेज का। People as a resource is a way of referring to a country working people in terms of their existing productivity, skill and ability. तो people as a resource का क्या मतलब हो गया, कंट्री वर्किंग पीपल, देश के अंदर काम करने वाले लोग, उन्हें हम कहेंगे people as a resource। उनके कौशल और उनकी काबिलियत की बात की जा रही है यहाँ पर। Looking at the population from this productive aspect emphasize its ability to contribute to the creation of gross national product. अगर हम पॉपुलेशन को इस तरीके से देख रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि पॉपुलेशन के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो देश के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया आपका कि एक ईयर के अंदर, एक साल के अंदर देश के अंदर जितनी भी चीज़ें बनती हैं उस कंबाइन, उसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। हमारे जो 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी सेक्टर जो कोई सामान बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, और टर्शियरी सेक्टर जो कि सर्विस देता है। तो इन 3 कंबाइंड सेक्टर्स की वजह से पूरे एक साल के अंदर जो भी हमारा देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसकी जो इनकम हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो कंबाइंड 3 सेक्टर बना रहे हैं। लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन ऑल्सो अ रिसोर्स, अ ह्यूमन रिसोर्स। और रिसोर्सेज की तरह ह्यूमन जो पॉपुलेशन है जो वो भी एक रिसोर्स ही है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पॉपुलेशन होती है वो क्या करती है, देश के डेवलपमेंट में काम आती है। This is a positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problem of providing the population with food, education and access to health facility. पॉजिटिव साइड को अगर हम देखते हैं, अगर हम हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हम पॉपुलेशन की पॉजिटिव साइड तो देख लेते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव साइड क्या होता है। नेगेटिव साइड ये होता है कि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है तो उसके साथ प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना भी देना है, एजुकेशन भी देना है, उसकी हेल्थ भी देखनी है हमें। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. तो ह्यूमन जब प्रेजेंट का जो ह्यूमन रिसोर्स होता है और वो और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, किस तरीके से, ज़्यादा पढ़ लिख के, ज़्यादा हेल्दी बनकर, तब उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। डैट एड टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक अ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि अपने देश के लिए प्रोडक्टिव पावर की तरह काम करता है, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। जैसे कि बाकी फिजिकल जो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे लैंड हो गई या फिर आपकी मशीन हो गई, वो जैसे कि काम करती है, उसी तरीके से ह्यूमन भी प्रोडक्टिव काम करते हैं और वो देश के लिए डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मेन एंड वुमेन। नाउ व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब किसी भी तरीके की एक्टिविटी आप कर रहे हैं और उसकी वजह से आप इनकम कमा रहे हैं, व्हेन इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी इन विच यू आर अर्निंग मनी, दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू द 3 मेन सेक्टर। अलग अलग एक्टिविटीज़ को उनके सेक्टर के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड प्राइमरी देर आर 3 मेन सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब स्टूडेंट्स होता है द सेक्टर विच इज़ रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग। जिस सेक्टर में एग्रीकल्चर का, खेती बाड़ी का काम होता है, फॉरेस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं फिशिंग का काम हो गया,
मुर्गी रखने का काम हो गया, फार्मिंग खेती बाड़ी हो गई, या माइनिंग क्वेरिंग हो गई, खोदने का काम हो गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। सेकेंड सेक्टर, इसे सेकेंडरी सेक्टर भी कहा जाता है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडिंग इन द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हम किसको लेकर आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग को। मैन्युफैक्चरिंग मतलब सामान को बनाना। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस, इंश्योरेंस आर इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर। और जो हमारा तीसरा सेक्टर है वो कौन सा है? टर्शरी सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट बट इट ओनली प्रोवाइड सर्विसेज। क्योंकि ये किसी भी तरीके का सामान नहीं बनाता है, सिर्फ सर्विस देता है। जैसे कम्युनिकेशन की सर्विस हो गई, बैंक की सर्विस हो गई, इंश्योरेंस, एजुकेशन की सर्विस हो गई। द एक्टिविटी इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस। अब इन्हीं सेक्टर्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे क्या होता है? गुड का प्रोडक्शन होता है, सामान बनते हैं और सर्विसेज आती हैं। नाउ दीज एक्टिविटी एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू बढ़ती रहती है, नेशनल इनकम जुड़ती रहती है। और इसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं, एक मार्केट एक्टिविटी, दूसरी नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी का मतलब होता है कोई ऐसी एक्टिविटी जब आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए आपको रेम्यूनरेशन, पैसा मिल रहा है। दैट इज़ एक्टिविटी परफॉर्म फॉर एनी प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए जब आप कोई काम कर रहे हैं, दैट इज़ अ मार्केट एक्टिविटी। दीज इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ गुड और सर्विस इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट सर्विस। इसमें हम सामान को बनाना, सर्विस देना और गवर्नमेंट के सर्विसेज को इंक्लूड कर सकते हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटी आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। जब हम अपने खुद के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, खुद के कंजम्पशन के लिए कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन मार्केट एक्टिविटी। These can be consumption and processing of primary product and own account production of fixed asset. Now these can be consumption and processing of primary product and own account production of fixed asset। मतलब इस तरह की नॉन मार्केट एक्टिविटी जो कि मतलब कि आप कर रहे हैं अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, अपने खुद के लिए, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उस तरह की एक्टिविटी को क्या कहेगा? नॉन मार्केट एक्टिविटी। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब अगर आपके देश की जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी कैसे है, उसे हम कैसे जज करेंगे? उसके लिए हम कुछ फैक्टर्स को देखते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन किस चीज़ पर डिपेंड होती है? जैसे लिटरेसिटी रेट, साक्षरता दर, कि हमारे यहाँ देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। हेल्थ ऑफ ए पर्सन, कितने परसेंट लोग स्वस्थ हैं। इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और ये कैसे पता चलता है कि किसी भी इंसान की जीवन जीने की जो उम्र है वो कितनी है। एंड स्किल, और लोगों का कौशल, स्किल कैसा है। तो इन जो फैक्टर्स को देखकर हम किसी भी अपने देश की पॉपुलेशन की क्वालिटी को जज करते हैं। क्यों ज़रूरी है ये देखना? क्योंकि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन से ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट क्या है, कि हमारी कंट्री का ग्रोथ रेट अच्छा है, स्टेबल है या गिर रहा है। अगर हमारी पॉपुलेशन इलिटरेट होगी, अनपढ़ होगी, अगर हमारी पॉपुलेशन अनहेल्दी होगी, तो क्या हो जाएगा? इस तरीके की पॉपुलेशन हमारे देश की इकोनॉमी के लिए लायबिलिटी, भार का काम करेगी, वो एसेट नहीं होगी हमारे देश के लिए। नौ, कुछ इम्पॉर्टेंट जो चेंजेस हमारे देश में सरकार ने, गवर्नमेंट ने लिए ताकि क्वालिटी जो पॉपुलेशन की है वो इम्प्रूव की जा सके, वो कौन कौन से स्टेप्स थे? देयर आर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पे सेटिंग ऑफ स्कूल इन लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों को खोला। वोकेशनल स्ट्रीम, वोकेशनल स्ट्रीम का मतलब होता है स्टूडेंट, जब बच्चों को किसी खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है, कौशल सिखाया जाता है, ताकि वो आगे जाके जब कोई काम करें तो उसमें उनके वो पढ़ाई काम आए। तो वोकेशनल स्ट्रीम भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कराई है ताकि बच्चे आगे चल के किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन काम कर सकें। द प्लान लेआउट ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर जितना प्लानिंग की गई खर्चा करने के लिए, वो पहले क्या था? 151 करोड़ था हमारे पहली पंचवर्षीय योजना में, जब फर्स्ट प्लान बना था। लेकिन 11th 5 ईयर प्लान जब बना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, तब ये खर्चा सरकार ने 151 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया? 3766 करोड़। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ GDP रोजेस फ्रॉम 0.64% टू 3.3%। एजुकेशन के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा था वो पहले कितना था? सिर्फ 0.64% था। लेकिन बाद में वो एक्सपेंडिचर अगर आप देखिए 2013-14 तक आते आते वो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया? खर्चा 3.3%। मतलब सरकार पहले इतना खर्च कर रही थी परसेंटेज, तो अब कितना कर रही है? इतना। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो है
1951 में देखो कितना है बच्चों, 18% है, लेकिन 2010 और 11 तक आते आते हमारे यहाँ जो लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की संख्या है वो कितनी परसेंट हो गई, 74% हो गई। लिटरेसिटी इज नॉट अ राइट इज ऑल्सो नीडेड इफ अ सिटीजन्स आर टू बी परफॉर्म देयर ड्यूटी एंड एंजॉय देयर राइट प्रॉपरली। साक्षरता जो होती है वो लोगों का सिर्फ अधिकार ही नहीं है, ये ज़रूरत भी है हमारे सिटीजन्स की। क्यों? क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम अपने काम, अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से हम नहीं कर पाएंगे, ना ही हमको अपने अधिकारों के बारे में ठीक से पता चलेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी स्टूडेंट्स नोट डाउन करिएगा, सर्व शिक्षा अभियान। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था ताकि बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा सके। और सर्व शिक्षा अभियान जो कैंपेन चलाया गया था वो गवर्नमेंट में 2010 में स्टार्ट किया था ताकि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम को भी स्टार्ट करवाया। और इस मिड डे मील स्कीम को स्टार्ट कराने का मोटिव क्या था, मकसद क्या था, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज, बढ़ावा दिया जा सके कि वो रेगुलर स्कूल आएँ और साथ ही साथ उनको अच्छा न्यूट्रिशियस खाना भी मिल जाए स्कूल में। द 11th प्लान इंडिविजुअल टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। जो 11th 5 ईयर प्लान, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना सरकार ने बनाई, उसमें एक चीज़ और रखी गई कि हायर एजुकेशन को भी ज़्यादा महत्व दिया गया कि हायर एजुकेशन में जो कि 18 से 23 साल के लिए होती है तो उसको भी बढ़ाया गया। और वो कितना बढ़ा, पहले 15% था 2011-12 में, लेकिन 12th 5 ईयर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक आते आते ये 15 to 21% बढ़ गया। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स, इस फैक्टर के अलावा दूसरा फैक्टर क्या है जिससे हम अपनी पॉपुलेशन की क्वालिटी को जज करते हैं, वो है हेल्थ। अब हेल्थ ज़्यादा क्यों? क्योंकि बिकॉज एन अनहेल्दी पर्सन विल बिकम अ लाइबिलिटी फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी कंपनी, फॉर एनी कंट्री। अगर कोई पर्सन अनहेल्दी है, स्वस्थ नहीं है, तो वो अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या अपने देश पर एक तरीके से भार बन जाएगा। तो लोगों की हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए और ज़्यादा बेटर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। वो स्टेप्स क्या थे, उसके रिजल्ट्स क्या थे? नाउ सर्टेन मेजर्स जो भी अपनाए गए उससे क्या हुआ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 66 ईयर इन 2011। लोगों की जो जीवन जीने की जो उम्र होती है जिसे हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं वो 66 ईयर तक हो गई 2011 में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर पॉलिसीज़ बनाई जिससे कि लोगों की हेल्थ इम्प्रूव हुई। बहुत ज़्यादा उन्होंने गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स बनाई जिससे कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66 ईयर तक बढ़ी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था बच्चों पहले 147 था 1951 में, लेकिन अब वो गिर के कितना हो गया, 42% हो गया 2013 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है इट इज़ अ रेट जिससे हमें ये पता चलता है कि एक साल के अंदर 1 ईयर ऑफ एज तक के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो उनकी कितने बच्चों की डेथ हुई है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर द 1 ईयर ऑफ एज, मतलब एक साल तक का जो बच्चा है वो एक साल की उम्र तक जीवित कितने रह पाए एक साल के अंदर, उस रेट को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो वो पहले देखो 147 है लेकिन बाद में वो काफ़ी गिरा है। वो गिरा कैसे है? इसलिए गिरा है क्योंकि बच्चों की स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया गया, तभी उनकी मृत्यु दर जो रेट है वो काफ़ी कम हो गई। नाउ द क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप टू 22%। अब बच्चों का जो बर्थ रेट होता है, जो पैदा होने की जो रेट होती है, वो भी काफ़ी कम गिरा। वो 22.1% तक हुआ। द डेथ रेट टू 7% विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और जो डेथ रेट था, जो बच्चों की मृत्यु दर थी, उसमें भी गिरावट आई। तो ये सब किस आपको बताया जा रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, बर्थ रेट बच्चों की जो पैदा होने की जो रेट थी वो भी गिरी है, डेथ रेट जो बच्चों की मरने की संख्या थी वो भी गिरी है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन द हेल्थ प्रोजेक्ट्स, लोगों के हेल्थ प्रोजेक्ट्स के लिए वो काम कर रही है। Increase in the life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of a country. लोगों की लाइफ का बढ़ना और बच्चों की इम्प्रूवमेंट, बच्चों की के प्रति केयर करना, इम्प्रूवमेंट क्या शो करता है कि आपकी कंट्री किधर जा रही है, कंट्री का फ्यूचर आपका प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है, कंट्री में प्रोग्रेस हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट मतलब होता है बेरोज़गारी।
when a person is not being able to find a work, that situation is known as unemployment. जब कोई इंसान काम करना चाह रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है और उसे सुटेबल उसका वेज नहीं मिल रही है, तो that kind of situation is known as unemployment. अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स दो तरीके का होता है, एक तो सीजनल होता है और दूसरा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होता है? किसी भी जब लोगों को कुछ सर्टेन मंथ तक, कुछ महीनों तक काम नहीं मिलता है सीज़न की वजह से, तो उससे हम क्या कहेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस समय देखिए गर्मी का मौसम है और इस समय अगर हम कहें तो इस समय गर्म कपड़े नहीं बिक रहे हैं, आप वूलन क्लोथ्स नहीं पहन रहे हैं, तो अगर जो वूलन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं वर्कर्स और उनको काम नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो अभी इंडस्ट्री बंद हुई है, वो फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, तो वो क्या है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि वो सीज़न अभी नहीं है। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, वो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी बहुत देखते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर हम कब करते हैं? कुछ सीज़न में ही तो काम होता है, 3-4 महीने के लिए होता है, फिर बाकी महीनों में तो नहीं हो पाता है। तो उस महीनों में जब फार्मर्स को, वर्कर्स को काम नहीं मिलता है, तो वो क्या हो गई? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज का मतलब होता है स्टूडेंट भ्रमित होना, जब लोगों को ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। दे हैव इन केस ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, मतलब देखने में आपको लगेगा कि वो काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में वो अपने से कम काम करते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि एक छोटी सी लैंड है, वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं मिलके। अगर हम उन 5 लोगों में से 2 लोगों को हटा भी देते हैं, तब भी आपकी लैंड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले जितना एग्रीकल्चर हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, उतना अभी भी होगा। तो वो जो 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से स्टूडेंट बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं? इट लीड टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। लोग जो हमारे लिए रिसोर्स की तरह हम उनको यूज़ कर सकते हैं, उनका वेस्टेज हो जाता है। वेस्टेज क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उनको काम ही नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी जो एबिलिटी है, जो उनके अंदर काबिलियत है, उसको हम इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है? देश के ऊपर भार भी पड़ता है। क्यों? जब किसी को काम नहीं मिल रहा है लेकिन वो खाना तो खा रहा है, रह रहा है, उसके अपने खर्चे हैं, और वो खर्चे कहीं ना कहीं कौन पूरा कर रहा है? कंट्री पूरी कर रही है आपकी। तो आप कंट्री को कुछ दे तो नहीं रहे, लेकिन बस आप कंट्री से ले रहे हैं। साथ ही साथ लोगों की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, लोगों के दिमागी रूप से भी असर पड़ता है। उनके ऊपर जब तक उनको काम नहीं मिलता है तो वो फिज़िकली भी और मेंटली दोनों तरीके से काफ़ी परेशान रहते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपके देश में बढ़ रही है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है? डिप्रेस इकोनॉमी। आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और आप अपने देश को डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। थैंक यू।